वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में जल्द तुम्हारा सामना एक डाकिनी से होने वाला है और तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। पास में बैठे उस बौद्ध लामा की बात सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैं जा रहा था लद्दाख की सैर पर। लद्दाख के पास ही रामू में मेरे चाचा जी का घर है। यहाँ पर उन्होंने अनानास की खेती और चाय बागान का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। पहले वो आर्मी में थे। आर्मी से रिटायर होकर पहाड़ की गोद में रहने का उनका शौक बढ़ गया। चाचा चाची दोनों ही यहाँ शिफ्ट हो गए। चाचा की बेटी फॉरेन में पढ़ती है, इसलिए कोई विशेष बाधा नहीं थी इस काम में। चाचा वैसे मुझे बहुत प्यार करते हैं, चाची भी, क्योंकि शायद उनका कोई बेटा नहीं है, ये कारण हो सकता है। पिछले लंबे समय से वो मुझे यहाँ आने के लिए कह रहे थे, मगर कॉलेज की पढ़ाई जानते तो हैं, इस वजह से मौका ही नहीं बन पा रहा था। हालांकि लद्दाख घूमने का मेरा मन भी था और ऊपर से चाचा चाची के यहाँ जाने के बाद तो जो मजा आने वाला है और चाचा जिस तरह से लद्दाख की सैर करवाएंगे, इस बात में कोई भी संशय नहीं था। पर किस्मत को जब जो मंजूर होता है वही होता है और शायद इसीलिए आज मेरे साथ ये हो रहा है। मैं इस वक्त रामू को जाने वाली बस में चढ़कर बैठा था। अचानक ही एक बौद्ध लामा मेरे पास आकर बैठ गए। उनके सर पर बिल्कुल बाल नहीं थे और उन्होंने एक लामाओं वाला चोंगा पहना हुआ था। मैंने पहले तो उन पर ध्यान नहीं दिया, मगर वो खुद से ही मेरे साथ जब बातें करने लगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लामाओं के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुन रखा है। उनमें काफ़ी शक्तियाँ होती है, सुना है कुछ लामा हवा में भी उड़ सकते हैं, कुछ अदृश्य हो जाते हैं और इस तरह की कई प्रक्रियाएं उनके पास होती हैं। इन सबको जानने की मेरे मन में इच्छा तो थी। बातों ही बातों में लामा से मैं ये बातें करने लगा। उन्होंने बताया कि रामू के मुख्य चौक पर ही उनका एक बड़ा सा मठ है, वो उसी मठ में रहते हैं। उनका नाम है थिम्पो। वो पहले एक सामान्य संसारी थे, मगर फिर बुद्ध की प्रेरणा से वो हिमालय में चले गए। वहाँ पर एक लामा के संरक्षण में उन्होंने काफ़ी साल तक गुफा में साधना की और वहाँ से लौटकर रैमो के इस बौद्ध मठ में रहने लगे। एक तरह से वो बौद्ध मठ के प्रधान ही हैं। और बातों ही बातों में फिर उन्होंने वो बात कही जिसे सुनकर मैं चौंक उठा। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तुम्हारे भाग्य में मुझे बहुत बड़ी विपदा दिखाई देती है, मगर खैर चिंता मत करो, भंते सबके लिए है और शायद आज मेरा तुमसे मिलना तुम्हारी मदद के लिए ही है। अचानक उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा नीला शंख निकाला जिसमें डोरी बंधी थी। उन्होंने उसे मेरी बाजू में बांध दिया। इस नीले शंख को हमेशा अपने पास रखना, बनते हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और जब भी वो मुसीबत का सामना तुमसे होगा, भाग्य चक्र की कृपा से तुम उससे बच जाओगे। तुम्हारे प्राणों के संकट नहीं आएंगे, निश्चिंत रहो। अचानक बस रामू पहुंच गई। हम दोनों बस से उतर गए। मैंने चाचा से बात की थी कि बस स्टैंड के पास ही एक बड़े से बट पेड़ के नीचे मैं उन्हें खड़ा मिलूंगा, इसलिए मैं वहां जाकर खड़ा हो गया। ये लगता है शहर का सबसे मुख्य हिस्सा है। पास ही में हाट भी लगी हुई थी। यहाँ पर आसपास के गांव वाले छोटी छोटी बांस की कटोरियों में अलग अलग सामान बेच रहे थे, जिनमें अनानास, आलू, कुछ तरह की सब्जियां, फल वगैरह थे। आज लगता है हाट का दिन है। मैं चाचा का इंतज़ार कर रहा था कि
लामा भी मेरे पास ही खड़े थे। कुछ ही दूरी पर एक बड़े से बौद्ध मठ को दिखाते हुए उन्होंने कहा, ये मेरा मठ है, यहीं मैं रहता हूँ। मैंने मठ की भव्यता को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। मैं उनसे बोला, आज तो चाचा के पास जा रहा हूँ, थक भी गया हूँ, आराम कराऊंगा। अगर हुआ तो कल सुबह तरफ आपसे मिलने वहाँ जरूर आऊँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हो सकता है आज की रात तक ही तुम्हें वो भयानक दृश्य देखने मिल जाए। कल फिर मुझे वो दृश्य बताने जरूर आना। अचानक सामने चाय की दुकान दिखी। अभी तक चाचा आए नहीं थे। मैंने उनसे कहा, आइए वहाँ पर चाय पीते हैं। उन्होंने मेरा आग्रह मान लिया। अब तक लामा के साथ मेरा थोड़ा अच्छा संबंध ही बन गया था, और वैसे भी उन्होंने मेरी बाह में वो नीला शंख बांध दिया था, अतः उनकी खातिरदारी करने में मुझे कोई विरज नहीं था। हम दोनों वहाँ बैठे। मैंने क्रीम रोल और चाय ली। लामा भी मेरे साथ खाने लगे। वो मुझे फिर अपने समय की बातें बताने लगे। मैंने उनसे पूछा, अच्छा लामा, सुना है आप लोग हवा में उड़ सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं, ऐसी शक्तियां हैं क्या? लामा ने मेरे इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अभी तो एक रहस्यमय मुस्कान से मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। तभी अचानक मैंने देखा वहां से कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे चाचा खड़े हैं। उन्होंने शायद मुझे इधर देखा नहीं था। मैं लामा से अनुमति लेकर उस ओर दौड़ पड़ा। चाचा मुझे देखते ही बेहद खुश हो गए। अरे हाँ, और पहले मुझे अपने सीने से लगा लिया। कितने सालों बाद मिल रहा है रे, है? कितना बड़ा हो गया है। अरे चाचा, आप तो जानते ही हैं कॉलेज की पढ़ाई। हाँ, पढ़ लिख कर बड़ा बाबू बन जाएगा। गर्मी की छुट्टियों में भी चाचा चाची के पास आने का समय नहीं है तेरे, है? अच्छा चल चले। हम दोनों चल पड़े। सामने का रास्ता मठ के पास से होकर ही कुछ घुमावदार पहाड़ियों के बीच से निकल रहा था। लाल मिट्टी के इस रास्ते पर हम चल पड़े। आसपास पक्षियों का कलरव था। बहुत ही मधुर वातावरण लग रहा था। दिन के समय भी झींगरों की आवाज़ कानों को झंझार दे रही थी। तभी सामने से एक खरगोश निकलकर पासी के जंगल में चला गया। मेरे लिए ये सब दृश्य सपने की तरह था। फिल्मों में कई बार इसे देखा था, आज प्रत्यक्ष देखने का मौका मिल रहा था। मैं अत्यंत खुश था। हम चलते चलते सामने ही एक पहाड़ के पास पहुंचे। पहाड़ इसलिए कह रहा हूं कि ये पहाड़ कहूं या टीला कहूं, कुछ अपेक्षित ऊंची सी जगह थी। ये चाचा का बंगला था। लकड़ी का बेहद भव्य सुंदर बंगला पहाड़ के ऊंचे हिस्से पर बना हुआ। अंदर जाते ही चाची ने भी स्वागत किया। अरे हमारी तो आंखें तरस गई तुझे देखने के लिए। वाह, चलो आज तक आ ही गया। चाचा बोले, एक काम करो, तुम इसे चाय नाश्ता कराओ, मैं जरा बाजार होकर आता हूँ। अच्छा ठीक है। सुनो, वो खरगोश जरूर लेकर आना। आज इसे अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। देखे तो खरगोश का मांस कितना स्वादिष्ट होता है। फिर चाची मुझे लेकर बंगले के पीछे वाले लॉन में पहुंची। लॉन का यह हिस्सा बड़ा ही सुंदर था। एक तरफ से ढलान की तरफ था जो शायद नीचे पहाड़ी की तरफ जा रही थी। लॉन पे ही हम दोनों कुर्सी में बैठ गए। शाम अब होने के करीब ही थी। पक्षियों का कलरव, ठंडी ठंडी हवा बेहद सुंदर लग रही थी। तभी एक नाटेकत का 17-18 साल का लड़का हाथों में ट्रे में चाय की पॉट रखे हुए हमारे पास आया। उसे देखने से वो यहाँ का लोकल ही लग रहा था। वो जाने लगा तो चाची बोली, ये रिम्पे है, हमारे घर काम करता है, बड़े अच्छे स्वभाव का है। बेचारा गरीब परिवार से है, मगर हाँ, इसका परिवार बहुत धार्मिक है। वो जो मठ है ना बाजार के पास, वहाँ ये नियमित जाता है। वहाँ पर एक लामा है, थिम्पो, ये उन्हें ही अपना गुरु मानता है। उनके बारे में काफ़ी बातें यहाँ प्रचलित हैं। बहुत धार्मिक शक्ति रखते हैं वो हवा में उड़ भी सकते हैं। इसने तो उन्हें उड़ते भी देखा है। मैं उनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। क्या कह रही है चाची? कैसा हो सकता है? लामा उड़ सकते हैं? ऐसा प्रत्यक्ष तो मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं कह पाऊंगी, मगर ऐसा माना जाता है। और ये भी तो कह रहा था उसने थिम्पो को उड़ते देखा है। चाची,
अकल्ट साइंस पर बहुत विश्वास रखती हैं और इस विषय पर काफ़ी किताबें भी पढ़ती रहती हैं। घर में उनकी एक छोटी सी लाइब्रेरी है जिस पर इन विषयों की बहुत ही पुरानी और रेयर बुक्स उनके पास हैं। चाची बोली, तुझे मैं जॉर्ज डीएफ की एक किताब दूंगी, उसमें लामाओं के बारे में और उनकी शक्तियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, पढ़ लेना, बहुत कुछ जान जाएगा। अभी हम बात ही कर रहे थे कि अचानक दूर से एक सुंदर युवती लॉन की तरफ आती दिखाई दी, मगर उस युवती को देखकर मैं जैसे चौंक सा उठा। ये चेहरा तो मैं पहले भी देख चुका हूं, मगर आश्चर्य, उस युवती से मैं पहली बार मिल रहा था। पर ऐसा लग रहा था जैसे इस चेहरे से मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हूं। मेरा पूरा शरीर जैसे सिहर सा उठा। नहीं, ये किसी सुंदर नवयौवना को देखकर एक नवयुवक के शरीर में जो सिहरन होती है वो नहीं है। ये सिहरन थी डर की, एक ठंडे पसीने की। मेरा दोस्त दीपक, उसके घर के फैमिली एल्बम में मैंने इस चेहरे को कई फोटोज में देखा है। ये श्रावणी है। श्रावणी दीपक के चचेरी बहन है, दूर के रिश्ते की। दीपक के घर में इसका काफी आना जाना है और काफी सारे प्रोग्राम्स में उसकी फोटोज भी हैं। मगर ये बात सिहरन देने वाली नहीं है। सिहरन देने वाली पर अगर श्रावणी का पूरा परिवार मर गया था तो इस वक्त जिसे मैं देख रहा हूं वो कौन है? उसके पास आते ही चाची मुझसे बोली, अरे हाँ, तुझे तो बताना ही भूल गई, ये श्रावणी है, मेरी दूर की सहेली की बेटी। बहुत समय से यहाँ आना चाहती थी, आज सवेरे ही यहाँ आई है। अब देखो, ऐसे समय पे तुम दोनों ही आ गए। लड़की भी बड़ी अजीब है, अकेले ही आ गई। कह रही थी उसके चाचा उसे नीचे बाजार के पास ही छोड़ गए थे। अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं जरा देखूं खाने पीने का क्या इंतजाम है। अचानक वो मेरे सामने आकर बैठ गई। मैं कुछ बात शुरू करता इससे पहले ही वो बोल पड़ी, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। तुमने भी मुझे कहीं देखा है? एक दो बार नहीं, कई बार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मैं सुनकर चौंक पड़ा। क्या कहता मैं उससे कि मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी और तुमने तस्वीर से मुझे देखा है। अचानक वो बोली, बहुत अच्छी हवा बह रही है, आओ ना, लॉन में जरा टहले। मैं उसकी बातों को नकार न सका और उसके साथ ही लॉन में टहलने लगा। टहलते टहलते हम लॉन के आखिरी छोर पर पहुंच गए, जहां से मैंने कहा था ढलान चालू होती है। नीचे 300 फीट की खड़ी ढलान थी। वहां से रामोस शहर का दृश्य देखा जा सकता था। नीचे मुख्य सड़क और दूर उस मठ का गुंबद। धीरे धीरे आसमान में अंधेरा छाने लगा था। पक्षियों का कलरव, झींगरों की आवाज, मैं जैसे किसी मोहपाश में बंधा इस जगह तक आ गया था, या फिर वो मुझे अपने साथ लेकर आई थी और मैं उसका प्रतिकार नहीं कर सका था। अचानक ही अंधेरे में मेरी नजर श्रावणी की तरफ गई। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, पर उसकी आंखों की तरफ देखकर मैं जैसे सिहर उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फास्फोरस की तरह चल रही हैं। अचानक वो बोली, तुमने ये नीला शंख क्यों पहना है? इससे कुछ नहीं होगा, निकाल कर फेंक दो इसे। मैं चौंक सा पड़ा। उसकी बातों में एक अजीब सा जोर देने का अंदाज था। फिर अचानक खुद को सामान्य करती हुई बोली, मतलब ये सब नहीं पहनना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ तुम मेरे साथ
एक नई जगह में चलो, जहाँ जहाँ न दिन होती है न रात होता है, जहाँ न दुख है न तकलीफ है, बस आनंद ही आनंद है। उसकी आवाज मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी। तभी अचानक पास ही के पेड़ों के झुरमुटों में सरसराहट हुई। हम दोनों चौंके। मैं चीख पड़ा, कौन है वहां? और तभी उन झुरमुटों के बीच से एक इंसानी आकृति बाहर निकली और बोल पड़ी, मैं थिम्पू लामा, आज सवेरे ही तुमसे मुलाकात हुई थी। मैं देखकर चौंक पड़ा। थिम्पू इधर से कैसे निकल रहे हैं और ये संभव कैसे है? अचानक वो लड़की जैसे गुर्रा उठी। कौन है ये? इनके साथ मत मिलना, ये अच्छा आदमी नहीं है, कहकर वो तेजी से घर की तरफ चली गई। और जाते हुए एक बार भी उसने मुड़कर पीछे नहीं देखा। मैं आश्चर्य से उसकी तरफ ही देख रहा था। वापस मुड़कर थिम्पू लामा की तरफ देखकर बोला, लामा तो सामने कोई भी नहीं था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं धीरे धीरे घर की तरफ लौटने लगा। तब तक चाचा जी आ चुके थे। चाचा जी श्रावणी को अपने सुंदरवन फॉरेस्ट की ड्यूटी और वहां के घटनाओं के बारे में कुछ बता रहे थे। रसोई घर में चाची और उनका नौकर खाना बना रहे थे। मैं चुपचाप पास ही की चेयर में बैठ गया। रात को खाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। अब तक मन में एक अनजाना डर भी आ चुका था। चाचा एक बार फिर से श्रावणी को कहानी सुनाने में मशगूल थे। चाची नौकर के साथ रसोई में बर्तन भांडे वगैरह निपटा रही थी। मैं चुपके से रसोई में पहुंचा। मैंने देखा बर्तन नौकर धो रहा है और चाची दूध गर्म कर रही है। मैंने चाची से पूछा, अच्छा चाची, ये श्रावणी तुम्हारी किस सहेली की बेटी है? क्या बताया था तुमने? अरे बहुत दूर की सहेली है। कॉलेज में हम लोग साथ थे, फिर शादी हुई तो अलग अलग हो गए, मगर हाँ फोन पर बातचीत होती रहती थी। पर पिछले कुछ समय थे बातचीत भी नहीं हुई। हाँ सवेरे ही अचानक ही आई। ऐसे कई साल पहले मैंने एक बार उनसे कहा था यहाँ आने को। उससे पूछा मैंने कि कौन छोड़कर गया है, तो बताई चाचा उसे बाजार के चौक तक छोड़ गए थे। और आश्चर्य देखो, लड़की का दिमाग बिना सामान के ही यहाँ आई है। अच्छा, उसे क्या आपका घर पता था? वही तो, मैंने सिर्फ एड्रेस दिया था, मगर वो इतनी आसानी से पहुंच जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने ये भी पूछा तो उसने बताया घर ढूंढ लिया बस। सुनकर मेरा मन का डर और थोड़ा सा बढ़ गया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रात को सोने जाने से पहले चाची ने वो किताब मुझे दी। मेरा कमरा पहली मंजिल पर था। लकड़ी की सीढ़ियां चढ़कर एक कॉरिडोर, जिस पर हल्की मध्यम रोशनी जल रही थी। पहला कमरा ही मेरा था। कमरा छोटा था मगर अच्छा था। पास ही एक बड़ी सी खिड़की थी जिसमें ग्रिल नहीं लगी थी। सुंदर ठंडी हवा और चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। कमरा पूरी तरह से अंधेरा था। सिर्फ नाइट लैम्प जल रहा था, जिसकी रोशनी में मैं किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था। पर न जाने क्यों मन किताब पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। रह रहकर एक अनजाना डर बार बार कचोट रहा था। मैंने ध्यान हटाकर किताब पढ़ने की कोशिश की। मन को समझाया, डर किस बात का? लामा का दिया नीला शंख मेरे पास है। एक बार बाँह छूकर शंख को महसूस भी कर लिया। किताब में लामाओं के बारे में काफी आश्चर्यजनक बातें लिखी थी, जिन्हें पढ़ने में मैं मगन सा हो रहा था। तभी अचानक कमरे में किसी की उपस्थिति का एहसास मुझे कपा गया। जिस वक्त मैं लॉन में श्रावणी के साथ घूम रहा था, आसपास सुंदर फूलों के पेड़ होने के बाद भी
एक अजीब सी सड़ी हुई बांस मैंने महसूस की थी। अभी भी वही बांस मुझे महसूस हुई कमरे में, और जैसे ही किताब अपने चेहरे से हटाई, मेरे कमरे के दरवाजे पर श्रावणी खड़ी थी। बाहर से आ रही ठंडी हवाओं से उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने एक नाइटी पहनी हुई थी। सच कहूं तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी युवा का मन डोल सकता है, मगर मेरा मन इस वक्त डोलने को नहीं था। अगले ही पल उसने अपनी उसी आवाज में पूछा, मेरे बारे में मौसी से क्या पूछताछ कर रहे थे? हाँ, क्या जानना है तुम्हें मेरे बारे में? बहुत जानने के इच्छुक हो? मैं कांप सा उठा और धीरे धीरे उस खिड़की के पास चला गया। सामने खड़ी श्रावणी मेरे दिल को बहुत ज्यादा डरा रही थी। किसी अनिष्ट की आशंका से मैं उस खिड़की के उस पार कूद जाना चाहता था, मगर उस पार तो जमीन बहुत नीचाई पर है। अगर कूद गया तो मेरे हाथ पांव टूटने का डर है, और अगर कूदते हुए पांव स्लिप हुआ तो सीधे 300 फीट नीचे खाई में। पर तभी मैं चौंक उठा। ये क्या देख रहा हूं मैं? खिड़की के उस पार एक कालीन हवा में लहराती हुई, और उस कालीन पर खड़ा है एक इंसानी आकृति। तभी कानों में आवाज पड़ी, आ जाओ, मैं थिम्पो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूं। निश्चिंत होकर कूद जाओ, वरना तुम्हारे प्राणों को संकट है। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस कालीन पर कूद गया, और अगले ही पल वो कालीन धीरे धीरे खिड़की से दूर जाने लगी, और खिड़की पर खड़ी थी एक भयानक आकृति, जिसकी भयानक अट्टहास से मैं दहल सा गया। और अगले ही पल जो कुछ हुआ वो और डरावना और भयानक था। अचानक जैसे कोयले का एक बवंडर कमरे पर प्रकट हुआ, और कमरे के बाहर फिर हवा में गोल गोल घूमने लगा। दहकते कोयले बवंडर के साथ घूम रहे थे। उनकी आवाज मेरी कानों को फाड़े दे रही थी। अचानक वो कालीन के चारों ओर गोल गोल घूमने लगे। वो अट्टहास, वो भयानक हंसी, और फिर वो कोयले का बवंडर धीरे धीरे एक स्त्री रूप में परिवर्तित होने लगा। भयानक स्त्री रूप। उसके अट्टहास कानों में पड़ रही थी। इस बार तो तूने इसे बचा लिया लामा, हर बार नहीं बचा पाएगा। और अगले ही पल गायब हो गई वो आकृति। तभी मेरे कानों में चाचा चाची की चीखने की आवाज पड़ी, अरे क्या कर रहा है, नीचा नीचा नीचा। मैं चौंक पड़ा, और धीरे धीरे कालीन नीचे उतरने लगी। सामने चाचा चाची और उनका नौकर खड़े थे। चाचा ने जल्दी से मुझे गले लगा लिया। ओफ, बहुत बड़ी मुसीबत से तू बच गया है। नौकर लामा के चरणों में गिर गया था। चाची और चाचा भी लामा को नमस्कार कर रहे थे। आखिर नौकर के गुरु ने इतना बड़ा चमत्कार दिखाया था हमारे घर में। मेरे प्राण भी तो उन्हीं की वजह से बचे थे। आज इस घटना को कई साल हो गए हैं, मगर आज भी मेरी बाह में वो नीला शंख बंधा हुआ है। क्या पता फिर कभी किसी डाकिनी से सामना हो गया तो